जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आज आपका 17 मार्च है। 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी खत्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके या जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सभी का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अलावा उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनका सभी का एनालिसिस इस वीडियो पर यानी इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में जो है आपका केंद्र और राज्य सरकारों के उन कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये जो आपकी 9वीं अनुसूची है ये आपके पहले संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था और ये अनुसूची आपकी जो है भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकम की पहाड़ी से यानी नासिक में जो आपकी त्र्यंबकम की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था डीपीटी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी। तो यहाँ पर एक डीपीटी जो है एक वैक्सीन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए। ये आपकी एक संयुक्त वैक्सीन है यानी तीनों बीमारियों में ये काम करती है। तो ये आपकी जो है 3 संक्रामक बीमारियों के लिए डीपीटी की वैक्सीन है। डीपीटी की आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था डीएनए की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर 2 फुल फॉर्म आपसे आज पूछी गई है। फर्स्ट शिफ्ट में डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये एक जटिल अणु है जो कि सभी जीवित जीवों और वायरस में पाया जाता है। डीएनए जो है जीवों के विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो ये आपका जो है डीएनए की फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बना था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के जो है तारापुर में बना था, जिसको हम आप कह देते हैं तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। यहाँ पर भारत में कुछ और परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि राजस्थान में भी है, कुडनकुलम है तमिलनाडु में, कैगा है कर्नाटक में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको जो है याद रखने हैं अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर पॉलिटी से, जिसमें पूछा गया है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग आपका 280 अनुच्छेद के अंतर्गत है और वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच, राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पॉलिटी से आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियोयों की डीए यानी डियरनेस अलाउंस कितने प्रतिशत बढ़ी है, यानी आपका जो महंगाई भत्ता है वो कितना परसेंट बढ़ा है जुलाई 2024 में। तो ये आपका 50% से बढ़कर 53% हो गया है जुलाई 2024 के अनुसार। ये आपको जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 53%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने का तात्कालिक कारण क्या था। यानी 1857 की जो 56 की क्रांति हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 में समाप्त हो गई थी, तो उसका कारण पूछा गया था, जो कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग है। यहाँ पर इसका कारण यहाँ पर पूछा गया था क्योंकि 1857 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शक्ति चली गई थी, जो कि क्राउन के हाथ में चली गई थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन था कौन भाग नहीं लेता है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा भाग कौन कौन लेता है, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यानी मनोनीत सदस्य तो बिल्कुल आएगा ही नहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सिर्फ आपके निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। बाकी इसके अलावा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद भी मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है राष्ट्रपति के। यहाँ पर सबसे पहला है अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 56 में पदावधि यानी कार्यकाल है। पुनर्निर्वाचन 57 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए योग्यता 58 में है। बाकी नीचे राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं अनुच्छेद 59 में है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इनको भी आपको एक बार ध्यान रखना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन और बजट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया था कि बजट 2025 में 1.48 लाख करोड़ रुपए किसके लिए आवंटित किए गए, यानी किस क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा बजट में ही आपको बताया गया है 2025 में कि 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कर मुक्त कर दिया गया है और बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये भी बजट 2025 के अनुसार ही है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूछा गया था हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका आया था, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था। तो मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल समस्ता अध्यक्ष करते थे। समस्ता अध्यक्ष को बाजार अधीक्षक भी कहा जाता था। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्ता अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है। तो डुरंड रेखा की बात करें, डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच की सीमा है जो कि 2640 किलोमीटर लंबी है और इसका जो है स्थापना 12 नवंबर 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक हेनरी मोर्टिमर डुरंड और तत्कालीन अफगान के जो शासक थे अमीर अब्दुल रहमान के बीच हस्ताक्षरित समझौते के नतीजा है। तो ये आपका जो है इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे आपको बताया गया है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 1993 में ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला है। 1993 में, तो यहाँ पर बताया गया है 1993 में आपका जो ग्रैमी अवार्ड है पंडित विश्व मोहन भट्ट को दिया गया था। ये एक भारतीय है, इनको जो है अपनी एल्बम ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए दिया गया था। ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय एक तो आपका पश्चिम बंगाल का ही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ही रहेगा और यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और बात करें इसके वर्ग किलोमीटर में तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि इस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सानी ने 1921 में की थी और जो ये हड़प्पा है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज भी यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट वीक में, तो आपको याद रख लेना है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो ट से ही टोडा और त से ही तमिलनाडु यानी तमिलनाडु राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है और नीलगिरी की पहाड़ियों में ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बोडो जनजाति आपसे पूछी जा सकती है जो कि असम में पाई जाती है। थारू जनजाति पूछी जा सकती है जो कि उत्तर भारत में पाई जाती है और कुछ नेपाल में भी ये थारू जनजाति पाई जाती है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर जो आपका होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूछा गया था SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों से। इसमें पूछा गया था कि सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य शामिल है। तो ये आपके टोटल 17 लक्ष्य शामिल है जिनका जो है टारगेट 2030 तक इनको अचीव करना है और ये अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है। इसके अलावा जो आपको लक्ष्य हैं 17 लक्ष्य है नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक पहला दूसरा तीसरा ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि पूछ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो ये मैंने यहाँ पर 17 के 17 लिख दिए हैं। यहाँ से आपको देख लेना है, आपको 1 2 3 लक्ष्य तो आपको शुरू के याद ही होने चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत होती है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की मजबूत सड़कों का निर्माण करना है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 25 दिसंबर 2000। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस योजना के तहत 2024, 25 और 28, 29 के लिए चौथे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इसका चौथा चरण लागू हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर कार्यकाल की बात करें तो 1956 से 61 के बीच ये आपकी रही है और ये जो है PC मानलोबिस मॉडल पर आधारित थी
और भारी उद्योग पर यहाँ पर ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये पीसी मानलोविस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर पूर्वी तट का एक अन्य नाम और क्या है। तो पूर्वी तट को पूर्वी तटीय मैदान भी कहा जाता है। ये जो है मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ समतल और चौड़ा है और इसी को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी तट। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपके जो है टोटल क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आपको इनको अच्छे से रीड करना है, रिवीजन इनका करना है ताकि आने वाली शिफ्ट में आपको कोई भी दिक्कत न हो। और अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको जो है नीचे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का एनालिसिस अब मिलता रहेगा।